नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, मार्च महीने का मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 आ चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर एक महीने आपको 2 पार्ट में मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है। पहले पार्ट में हम लोग 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख को कवर करते हैं और सेकंड पार्ट में हम लोग 16 तारीख तक से लेकर के 30 या 31 जितने का भी महीना होता है उसको कवर करते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, डिटेल जानेंगे। रिवीजन पॉइंट्स भी मैंने आपको बीच बीच में बहुत ज्यादा बताया हुआ है, तो आप बहुत ही अच्छे से इसको देखिएगा। वीडियो देखते ही देखते सब कुछ तैयार हो जाने वाला है आपका, और यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको करंट अफेयर में दिक्कत आती है, तैयार नहीं होता है, तो एक बार आप वीडियो देख करके देखो, आपको वीडियो देखते ही देखते सब याद हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं से भी क्विज लगाओगे या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो आप 100% स्कोर कर ले जाओगे। वैसे कहीं और क्यों जाना, जब आपको सारी पीडीएफ फ्री में और सारा क्विज फ्री में एमजेटी ऐप ही प्रोवाइड करता है। हमारे ही एप्लीकेशन पर आपको हर एक महीने की फ्री में क्विज, फ्री में पीडीएफ और भी बहुत सारी चीजें, वीडियोज, स्टडी मटेरियल, ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे। आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे अगर, तो वहां पर भी चीजें आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर जाकर के आपको एनजेटी एजुकेशन सर्च करना है और जो भी ग्रुप मिले जिसमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो उसी को ज्वाइन कर लेना है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो दोस्तों, लियोनेल मेसी ने जीत लिया है फीफा का ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का इस बार का अवार्ड, यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के हैं और इस बार इन्होंने अपनी टीम को जिताया फीफा वर्ल्ड कप। आपको पता होगा फीफा वर्ल्ड कप अभी 2022 में हुआ था ना कतर में, तो इसको इसी ने जीता था, अर्जेंटीना टीम ने। और इसी टीम के एक कैप्टन है लियोनेल मेसी, यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं। तो इस बार के ये बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं 2022 के लिए। इससे पहले भी ये 6 बार जीत चुके हैं, 2009, 10, 11, 12, 15, 19 और 23 में जीत चुके हैं टोटल। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का तो ये पाए। ये वैसे पेरिस सेंट जर्मन क्लब से अब खेलते हैं। अगर क्लब पूछा जाए कहां से खेलते हैं तो आप बताएंगे पेरिस सेंट जर्मन से, और देश पूछा जाए तो अर्जेंटीना से। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड इस बार भी एलेक्सिया पुटेलस को मिला। ये बार्सिलोना की तरफ से क्लब में खेलती हैं और स्पेन देश की तरफ से खेलती हैं। कोच बेस्ट फीफा पुरुष में लियोनल स्कोलोनी को मिला और महिला कोच सेरेना विगमैन को मिला। ये फीफा के अवार्ड हैं और फीफा रिवीजन जरूर करिएगा फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कतर में हुआ था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, जीता अर्जेंटीना ने, हारा फ्रांस। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने असम में पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बोले तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का ये अनावरण किए हैं, उद्घाटन किए हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल में देख पाओगे, चीफ मिनिस्टर असम के हेमंत विश्व शर्मा, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है सोनापुर के डोमोरा पाठार में। 5 टन प्रतिदिन के उत्पादन की क्षमता वाला ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट होगा, पूर्वोत्तर का पहला। अगला, हाल ही में फिक्की के नए महासचिव कौन बनाए गए? तो फिक्की के नए महासचिव होंगे अब शैलेश पाठक। यहाँ पर आप आर्टिकल्स में देख पाओगे, शैलेश पाठक अपॉइंटेड फिक्की सेक्रेटरी जनरल। फिक्की बोले तो क्या होता है? फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके अब नए ये महासचिव होंगे। 30 जून को, इससे पहले जो अरुण चावला थे वो रिटायर हो रहे हैं, उनके बाद ये अपना पद ग्रहण करेंगे, यानी 1 जुलाई से। अगला, हाल ही में कितने वर्षों के अंतराल पर एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ? तो एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव ये 7 वर्षों के बाद शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। एलोरा और अजंता की गुफाएं आप जानते हो महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। ठीक है, तो 3 दिवसीय यहाँ पर उत्सव आयोजित किया गया महाराष्ट्र में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में। प्रसिद्ध बहुपक्षीय वायु अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन होगा ब्रिटेन में। देखो, वॉरियर अगर शब्द दिख जाए ना तो समझिएगा ये ब्रिटेन से कहीं ना कहीं संबंधित है, यूके से संबंधित है। कोबरा वॉरियर है तो आप समझिए ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसको ध्यान रखिएगा, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ठीक है, पिछली बार इंडिया हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि रसिया यूक्रेन वार शुरू हो गया था, तो इंडिया किसी की तरफ बायस्ड ना हो जाए, इसको देखते हुए इंडिया इससे किनारा कर लिया था। लेकिन इस बार इंडिया इसमें शामिल हुआ और इंडिया इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, तो कोबरा वॉरियर ये यूके में हुआ, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। एक और वॉरियर से आप याद रखिएगा, अजय वॉरियर। अजय वॉरियर, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया वॉरियर दिख जाए तो समझिएगा यूके से संबंधित है। अजय वॉरियर इंडिया और यूके के बीच में होता है अभ्यास, इंडिया और यूके के बीच में सैन्य अभ्यास होता है। तो यहां पर आप देख पाओगे इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है
मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में। ठीक है, इसमें फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर ये सब भी हिस्सा ले रहे हैं। 6 से 24 मार्च तक ये आयोजित होगा। अगला, नोकिया ने 60 सालों में पहली बार अपना लोगो बदला। ये नया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये नया लोगो उनके सीईओ पेक्का लुंडमार्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। नोकिया ने 60 साल में पहली बार अपना लोगो चेंज किया हुआ है। कुछ इस प्रकार से इसका लोगो होगा, नया डिजाइन होगा, कलर भी नया होगा। जो ब्लू कलर था वो भी इसने चेंज कर दिया है बहुत सालों के बाद। ठीक है, नीले रंग को हटा दिया है इसने। तो यानी नोकिया जो है ये अपना रीब्रांडिंग कर रही है। इसके सीईओ पेक्का लुंडमार्क हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे, सीईओ पूछे जाते हैं। चेयरमैन है सारी बल्डाओफ। फिनलैंड की कंपनी है नोकिया, 1865 में स्थापित हुई थी, बहुत पुरानी कंपनी है। अगला, हाल ही में 1 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 मार्च को दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। साथ ही साथ विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी मनाया जाता है। तो उपरोक्त दोनों आपका सही आंसर होगा। 1 मार्च को ही दोनों दिवस मनाए जाते हैं। यहाँ पर आप दोनों के बारे में जान पाओगे। तो देखो, सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज, ये इस बार की थीम थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की, जो कि 2014 से मनाया जाता है। ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वहीं वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे जो है, ये नागरिक सुरक्षा के महत्व को, दुर्घटनाओं को या आपदाओं की स्थिति में रोकथाम को जागरूक करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। अगला, केरल का कौन सा मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बना? तो ये है इरिंदाज पिल्लई श्री कृष्ण मंदिर। ये केरल में स्थित है और यहाँ पर मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों में जहां पर पहले हाथी यूज किए जाते थे, अब वहां पर रोबोट हाथी यूज किए जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पेटा जो है, पेटा एक संस्था है, आप सबको पता है, पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर पेटा ने इनको दान दिया है कि ये रोबोट, ये मैकेनिकल रोबोट होगा, रोबोटिक हाथी होगा और ये वही काम करेगा जो काम वहां पर हाथी से कराया जाता था। हाथी वहां पर पूजा में, अनुष्ठान में यूज किया जाता था और अब उन हाथियों को छोड़ दिया जाएगा जंगल में और उसकी जगह पर रोबोट हाथी होगा और पेटा ने ये दान दिया है मंदिर को। इरिंदाज पिल्लई श्री कृष्ण मंदिर ये केरल के त्रिशूल जिले में स्थित है। अगला देखते हैं, हाल ही में जीएसएमए ने दूर संचार नीति और विनिमय में सर्वप्रथम प्रथाओं को लागू करने के लिए किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया? तो भारत पाया है ये गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जीएसएमए के द्वारा दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? दूर संचार नीति और विनियमन में सबसे बेस्ट प्रथाओं को लागू करने के लिए, बेस्ट एग्जीक्यूशन के लिए। अभी बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आयोजित किया गया, वहीं पर इसे ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, टेलीकॉम इकोसिस्टम को अच्छे तरीके से कार्यान्वयन करने के लिए। अगला, नासा ने पहली बार किस महिला को अपनी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो नासा ने अभी हाल ही में निकोला फॉक्स को नियुक्त किया है, अपनी जो साइंस डिवीजन है उसका प्रमुख बना दिया है इन्होंने। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, नासा टू नेम फर्स्ट विमेन एज एजेंसीज साइंस चीफ सोर्स से। तो नासा जो है आप जानते हो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने निकोला फॉक्स को नियुक्त किया। निकोला फॉक्स के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये विज्ञान निदेशालय का नेतृत्व करेंगे। विज्ञान निदेशालय के नेतृत्व करने से पहले ये सूरज का जो अध्ययन करने वाला एक पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया गया था ना, सोलर पार्कर प्रोब मिशन, मैंने बहुत बार इसके बारे में बताया हुआ है आपको डेली करंट अफेयर में। तो उसका ये अध्यक्षता उसकी कर चुकी हैं। ठीक है, उसकी ये पूर्व शीर्ष वैज्ञानिक रह चुके हैं और यहाँ पर ये विज्ञान डिवीजन को पूरा नासा में संभालेंगी। अगला, काराबाओ कप 2023 किसने जीता? इसको जीत लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक फुटबॉल क्लब है और इसने अभी काराबाओ कप 2023 जीत लिया है। न्यूकासल को हरा करके इसने जीता है। अच्छा, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2017 में यूरोपा लीग जीता था, इसके बाद कोई बड़ा टूर्नामेंट जीता नहीं था। इसके बाद अब जाकर के ये काराबाओ कप जीता हुआ है। दोस्तों, काराबाओ कप जो है ये सभी लीग मैचेस होते हैं। देखो, वहां पर यूरोप में ना, यूरोप हुआ या अफ्रीका या कहें अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कहें, खासतौर से दक्षिण अमेरिका में फुटबॉल बहुत ज्यादा फेमस है। तो वहां पर फुटबॉल को लेकर के बहुत सारे लीग मैचेस वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो उसी लीग मैचेस में से एक है काराबाओ कप। ठीक है, यूरोपा लीग भी होता है, यूरो कप होता है, बहुत सारे लीग मैचेस वहां पर होते हैं। एक तो फीफा क्लब विश्व कप के नाम से भी एक होता है। तो काराबाओ कप उसी में से एक था जिसको जीता मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। अगला, हाल ही में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के प्रधानमंत्री को बुलाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
रायसीना डायलॉग ये आप जानते हो हर साल होता है दिल्ली में। इस बार 8वां संस्करण था। इसमें दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स इसमें शामिल होते हैं। एक एक चीफ गेस्ट चुना जाता है हर साल। इस बार चीफ गेस्ट चुनी गई थी इटली की प्रधानमंत्री। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जो हैं, इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था 8वें रायसीना डायलॉग में। ध्यान रखना, रायसीना डायलॉग ये हमेशा नई दिल्ली में ही होगा, भारत में ही होगा। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी कब से? 2016 से, और तब से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इस बार 2 मार्च से 4 मार्च के बीच में आयोजित किया गया नई दिल्ली में, जिसका थीम था प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन टेम्पेस्ट। तो यहां पर इनको बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट। ठीक। आगे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 2 ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी में, जो गिफ्ट सिटी है ना गुजरात की, वहां पर 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। देखो एक्चुअली में अभी ऑस्ट्रेलिया के आए हुए थे प्रधानमंत्री, भारतीय दौरे पर आए थे, ये भी याद रखिएगा। इस महीने कई प्रधानमंत्री दौरा किए। देखो, एक तो जॉर्जिया मेलोनी, एक एल्थनी अल्बनीज, और एक अभी 20-21 मार्च में आएंगे जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। ठीक है, इन सबका नाम आप याद रखेंगे। ठीक। तो फिलहाल गुजरात के गिफ्ट सिटी में 2 ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाएंगे। गिफ्ट का फुल फॉर्म भी याद रखिए, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है, बनाई गई है गुजरात में। ऑस्ट्रेलिया से भी अभी एक न्यूज आई थी कि ऑस्ट्रेलिया में स्कूलों में पंजाबी लैंग्वेज को शामिल किया गया है। अगला, हाल ही में सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला के लिए चिप 4 वार्ता शुरू की गई। इस वार्ता में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान, इसके साथ कौन सा देश शामिल है? तो इसके साथ जापान शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा अपने माइंड में वर्ल्ड मैप बैठाए हुए हैं तो आपको नजर आएगा कि चाइना एक तो है, चाइना के ऊपर में यहीं पर पास में ही दिख जाएगा आपको उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। यहीं बगल में आपको जापान दिख जाएगा, और चाइना के ही बगल में यही छोटा सा ताइवान दिख जाएगा। और अगर वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा अगर आप घुमाओगे तो इधर आपको अमेरिका दिखेगा, नॉर्थ अमेरिका, और इधर ये साउथ अमेरिका करके। ठीक है ना, बराबर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इधर अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो यहां पर देखो चिप 4 वार्ता में कौन कौन शामिल हो रहा है। एक तो नॉर्थ अमेरिका शामिल हो रहा है, एक जापान, एक साउथ कोरिया और एक ताइवान। तो ये चारों देश जो हैं एक्चुअली में मित्र मुल्क हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका की नॉर्थ कोरिया से बनती नहीं, चाइना से भी बनती नहीं है। ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पर ताइवान को सपोर्ट करता है, और इधर नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए दक्षिण कोरिया को सपोर्ट करता है, और जापान भी सपोर्ट किया जाता है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इन चारों देशों के बीच में ये चिप 4 वार्ता हुई है। अब ये तो रही वैसी बात, किस लिए हुआ ये तो जान लो। चिप 4 वार्ता इसलिए हुआ जिससे इस रीजन से सेमीकंडक्टर का जो भी वो हो, सेमीकंडक्टर का जो भी प्रोडक्शन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें अमेरिका की भागीदारिता बढ़ती जाए। ठीक है, एक डील समझ लो एक प्रकार से। तो सेमीकंडक्टर को लेकर के ये डील हुई है, क्योंकि आपको पता होगा 85% दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, वो अकेले ताइवान सप्लाई करता है। ठीक है, तो ताइवान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है अमेरिका के लिए। अगला, हाल ही में किस राज्य की हेकानी जखालू को वहां की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा? किस राज्य की हेकानी जखालू ने? तो ये नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है, यानी कि बोले तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमएलए बनी है ये। कहाँ की? नागालैंड की पहली महिला ये एमएलए बनी हुई है। यहाँ पर आप देख पाओगे एनडीपीपी पार्टी की ये है हेकानी जखालू, ये फर्स्ट विमेन बन गई हैं। ठीक है, अभी आपको याद होगा नागालैंड में, मेघालय में और त्रिपुरा में 3 राज्यों में हुए थे विधानसभा के चुनाव। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन कितना सीट जीता, कैसा हुआ। तो यहाँ पर फिलहाल नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से ये अपना सीट जीती, दीमापुर 3rd निर्वाचन सीट से, और ये बन गई हैं पहली महिला विधायक। नागालैंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है इमेज में, ये रहा नागालैंड। वैसे मैंने आपको राज्यों पर वीडियो दी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो भारत के राज्य करके सर्च कीजिएगा, भारत के राज्य या मैप्स ऑफ इंडिया एमजीटी एजुकेशन, मैप्स ऑफ इंडिया एमजीटी एजुकेशन करके करिएगा तो आपको पता लग जाएगा कौन सा राज्य कब कब टूटा, कैसे ये पूरा का पूरा राज्य बना। बिल्कुल कहानी वाइज मैंने आपको बताया है, वीडियो देखते ही देखते सब याद हो जाएगा। तो मैप्स ऑफ इंडिया एमजीटी एजुकेशन जरूर सर्च करके वो वीडियो देखिएगा आप। ठीक है, तो आपको राज्यों का इतिहास पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर, क्योंकि ये आप देखो डेली करंट अफेयर है नहीं, डेली करंट अफेयर में मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताता हूँ सारा कुछ। ठीक है, तो आप डेली करंट अफेयर की अगर आदत डाले हो तो यहाँ पर एक एक राज्यों के बारे में ये सारी डिटेल्स अच्छे से हम लोग चर्चा करते हैं। आगे, हाल ही में कहां पर आयोजित सिन्यू मैत्री अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया?
तो शिन्यू मैत्री अभ्यास अभी हुआ जापान में। जापान में देखो अभी धर्म गार्जियन भी चल रहा था और अभी शिन्यू मैत्री अभ्यास भी हुआ जिसने इंडियन एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है एनोदर माइलस्टोन इन इंडिया जापान डिफेंस टाइज, आईएएफ पार्टिसिपेट इन एक्स शिन्यू मैत्री। देखो जापान और भारत के बीच में मैंने आपको अभ्यास याद करवाए थे। एक तो धर्म गार्जियन होता है, धर्म गार्जियन, ठीक है। धर्म गार्जियन जो होता है ये आर्मी के बीच में होता है, इंडियन आर्मी और जापान आर्मी के बीच में। एक होता है अभी शुरू हुआ है वीर गार्जियन, वीर गार्जियन, ठीक है ना। तो वीर गार्जियन आप इसलिए याद रखेंगे क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स के बीच में होता है, एयर फोर्स और जापान एयरफोर्स के बीच में होता है। एक पहले से ही जिमेक्स होता आया है, जिमेक्स, जिमेक्स बोले तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये नेवी के बीच में होता है, भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना के बीच में। और एक अभी ये शुरू हो गया शिन्यू मैत्री, शिन्यू मैत्री सैन्य अभ्यास, ठीक। ये भी इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयरफोर्स के बीच में हुआ। आगे देखते हैं, ये पूरी डिटेल है। 1 से 2 मार्च को ये आयोजित किया गया जापान में। अगला, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वाइल्ड लाइफ के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई है पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए थाईलैंड के प्रस्ताव पर यह शुरू किया गया था। अगला, हाल ही में आए चुनावी नतीजे के परिणाम स्वरूप नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो यहाँ पर देखो मुख्यमंत्री तो कोई चेंज नहीं हुए, तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के नतीजे थोड़ा सा सुन लेना, बाकी आपको ज्यादा रिकॉर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ नया नहीं याद करना पड़ेगा। नागालैंड के वही मुख्यमंत्री हैं जो पहले थे, नेफ्यू रियो फिर से बन गए हैं, शपथ लिए हैं, ठीक है। और लेकिन एक चीज और बना है, ये रिकॉर्ड 5वीं बार 5वां टर्म अपना करने के लिए शपथ लिए हैं, ठीक है, 5वीं बार बने हैं। त्रिपुरा की क्या स्थिति रही है? तो त्रिपुरा में जो चुनाव हुआ, देखो ये 3 राज्य में चुनाव हुए, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। त्रिपुरा में 60 सीटों में 33 सीटें बीजेपी जीती और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। मणिक साहा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। नागालैंड में बात करें तो यहाँ पर भी 60 सीटें हैं, बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन को 37 सीटें मिली और सबसे बड़ी पार्टी बनी, नेफ्यू रियो दोबारा मुख्यमंत्री। मेघालय में क्या हुआ? मेघालय में दिक्कत आ गई। एक तो यहाँ पर 59 विधानसभा सीटों में हुआ चुनाव, एक में नहीं हुआ। 60 सीटें यहाँ पर भी हैं, ठीक है। सीटों को भी मैंने आपको याद करवाया था पूर्वोत्तर राज्यों की डेली करंट अफेयर में। तो फिलहाल 60 में से 59 सीटों में चुनाव हुआ। नेशनल पीपुल्स पार्टी जो कि कॉनराड संगमा की पार्टी है, ये सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन 26 ही सीटें जीती। अब 26 में तो पूर्ण बहुमत हुआ नहीं। बीजेपी केवल 2 सीट जीती, तो बीजेपी भी अगर जोड़ दिया जाए तो 28 ही होता है, तब भी गठबंधन पूरा नहीं हुआ। एक और पार्टी से इन्होंने टाई अप करके तब सरकार बनाई और दोबारा से कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया डी गुकेश को। डी गुकेश दोस्तों वर्तमान समय में भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का भी खिताब अपने पास रखते हैं, मतलब इसका रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। और 2022 में इनके खेल को देखते हुए एसीएफ के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से। अभी एशियाई शतरंज महासंघ ने बहुत सारे पुरस्कार दिए हुए हैं, इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर तो ये चुने गए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले साल शतरंज ओलंपियाड हुआ था और भारत ने इसका आयोजन किया था। भारत के तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में आयोजित किया गया था, ठीक है, चेन्नई में। तो चेन्नई में ये आयोजित हुआ था, भारत पहली बार आयोजित किया था। एक और खास बात हुई थी, खास बात क्या थी कि भारत ने पहली बार मसाल रिले प्रतियोगिता आयोजित की थी और शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में अभी तक मसाल रिले नहीं किया गया था, ठीक है। ओलंपिक की तरह इसमें मसाल रिले किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को एक अवार्ड दिया गया है इस सक्सेसफुल आयोजन के लिए, इनको मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली, तानिया सचदेव और भक्ति कुलकर्णी, इन सब ने मिल करके भारत को कांस्य पदक जिताया था। भारतीय महिला टीम के खिलाड़ी हैं, इस वजह से इनको वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टीम चुना गया, इनकी टीम को। और वहीं कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला अभिजीत कुंटे को और आरबी रमेश को पुरुष कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एसएसबी की नई महानिदेशक नियुक्त की गई हैं आईपीएस रश्मि शुक्ला। आईपीएस रश्मि शुक्ला यहाँ पर आपको आर्टिकल में दिख जाएंगी और काफी स्ट्रिक्ट मानी जाती हैं। इनको नियुक्त किया गया है सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक। सशस्त्र सीमा बल जो होता है दोस्तों, ये नेपाल और भूटान की सीमा पर तैनात एक सीमा रक्षक बल होता है और ये भी सीएपीएफ का हिस्सा होता है। सीएपीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था
ये ऐसी फोर्स होती है, सीएपीएफ बोले तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ऐसी पुलिस फोर्स होती है जो गृह मंत्रालय के तहत आती है, गृह मंत्रालय के तहत आती है। ठीक है, तो ये गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करने वाली ये होती है, फोर्स होती है, जिसे पैरामिलिट्री कहते हैं एक प्रकार से। एसएसबी की स्थापना 1965 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये नियुक्त होने वाली दूसरी महिला बनी थी। अगला, हाल ही में वो वांग थुओंग को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? तो अभी हाल ही में वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बने हैं वो वांग थुओंग। ठीक है, वो वांग थुओंग ये कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और 2026 तक का कार्यकाल इनका रहेगा राष्ट्रपति के रूप में। ये गुएन जुआन फुक की जगह लेंगे। वियतनाम की राजधानी हनोई होती है, मुद्रा डोंग होता है। अगला, अच्छा आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि हर एक महीने एमजेटी एजुकेशन के द्वारा ई बुक लाई जाती है करंट अफेयर की। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको चाहिए टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक कंटेंट सब कुछ मिल जाए आपको 100% कवरेज के साथ, तो आप हमारी ये ई बुक ले सकते हैं। प्रत्येक महीने मात्र 20 रुपए में होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश वाली ई बुक ले सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी संस्करण की ई बुक ले सकते हैं। दोनों ही लैंग्वेज में लॉन्च की जाती है। हर एक महीने का सटीक कंटेंट और साथ ही साथ एंड में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर सूचकांक, मोबाइल पोर्टल, आयोजन, सम्मेलन, राज्य योजनाएं, बैंकिंग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, पुरस्कार, सम्मान, खेल खिलाड़ी, इस्तीफा, संन्यास, मतलब हर एक चीज मिल जाएगा आपको चैप्टर बाय चैप्टर। वो भी तो आपको एक टारगेट मिला करेगा कि कैसे कैसे आज 2 दिन में हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, एक दिन में हमने ये चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप पूरा अच्छे से मैटर तैयार कर पाओगे। ये ई बुक आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। पिछले 3 से 4 सालों के हर एक मंथ की ई बुक आप ले सकते हो, हर एक साल की ले सकते हो, मतलब हर एक प्रकार की ई बुक लॉन्च की जाती है पिछले 4 सालों से, तो आप किसी भी का ले सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में शशिधर जगदीशन को बीएस बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ये किस बैंक के एमडी हैं? ये एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। इनको बीएस बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इस बार। बीएस बोले तो बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड आपने नाम जरूर सुना होगा, आर्टिकल वगैरह मैं इसका लेता रहता हूँ, एक ये न्यूज़पेपर है, तो इसके द्वारा बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है हर बार। तो इस बार एचडीएफसी बैंक को दिया गया है। ठीक है, शशिधर जगदीशन की बात करें तो ये 2020 में 27 अक्टूबर को नियुक्त हुए थे एज ए एचडीएफसी बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में। 1994 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है अतनु चक्रवर्ती। अगला, हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो ये आयोजित हुआ असम में, अंतर्राष्ट्रीय बोडोलैंड ज्ञान महोत्सव। ये बोडोलैंड जो जनजाति, बोडो जनजाति जो होती है, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कोकराझार असम में आयोजित किया गया। बोडोलैंड जनजाति असम में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, पूछा भी जाएगा आगे भी, तो आप इसको याद रखेंगे। तो इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह सब लोग आए हुए थे। कोकराझार असम में आयोजित किया गया 27 फरवरी से 2 मार्च तक। ये पहला संस्करण था बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का। अगला, हाल ही में जारी प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स में मुंबई किस स्थान पर? तो अभी नाइट फ्रैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी और उस रिपोर्ट में बताया कि प्राइम रेजिडेंशियल इंटरनेशनल इंडेक्स में मुंबई आ गया है 37वें स्थान पर। हालांकि मुंबई ने काफी लंबी छलांग लगाई हुई है, और लेकिन दुनिया में सबसे महंगा अगर पूछा जाए शहर, तो उसमें अभी मोनाको है टॉप पर। कौन है? मोनाको। देखो इसमें यह बताया गया ना कि अगर आपके पास $1 मिलियन है तो आप कितनी जमीन कहाँ पर खरीद सकते हो। तो इसमें बताया गया कि मोनाको में अगर आपके पास $1 मिलियन है यूएस डॉलर, तो आप 17 स्क्वायर मीटर ही खरीद सकते हो। वहीं हांगकांग दूसरे नंबर पर है, जहां पर आप 21 स्क्वायर मीटर का की जमीन ले सकते हो। न्यूयॉर्क में 33 स्क्वायर मीटर की जमीन ले सकते हो। मुंबई 33वें स्थान पर है भारत में, हालांकि सबसे महंगा है। भारत का दूसरा सबसे महंगा सिटी है बेंगलुरु, जो कि ओवरऑल रैंक में 63वें पर है। तीसरे पर नई दिल्ली है, ओवरऑल रैंक है इसकी 77। हाल ही में हॉकी इंडिया ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? तो हॉकी इंडिया के नए मुख्य कोच होंगे क्रेग फुलटन, पुरुष हॉकी टीम के। ये ग्राहम रीड की जगह पर आएंगे। आपको अगर याद हो तो इस बार भारत ने मेजबानी करी थी हॉकी विश्व कप की, और ग्राहम रीड थे मुख्य कोच। लेकिन भारत का प्रदर्शन बहुत ज्यादा निराशाजनक रहा, ये सेमीफाइनल भी नहीं पहुंची। तो यहाँ पर ये सब देखते हुए ग्राहम रीड पर प्रेशर तो था ही, इन्होंने संन्यास ले लिया, मतलब इस्तीफा दे दिया अपने पद से ग्राहम रीड ने। ठीक है, हॉकी के कोच के रूप में। और क्रेग फुलटन जो नए कोच आए हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, ये अब कोचिंग देंगे भारतीय पुरुष टीम को। वैसे हॉकी विश्व कप की बात जब आ ही गई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन जीत करके ले गया खिताब। जर्मनी जीता था। जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके, किसको? बेल्जियम को। बेल्जियम पिछली बार की विजेता थी वैसे,
बेल्जियम को हरा करके जर्मनी जीत गई खिताब हॉकी विश्व कप का। ओडिशा में राउरकेला और भुवनेश्वर में आयोजन किया गया था। ठीक है, तो क्रेग फुलटन ये अपॉइंट किए गए हैं नए कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम के। 25 वर्षों का इनके पास कोचिंग का अनुभव है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं दिलीप टर्की। आगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में भोपाल मध्य प्रदेश में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये इस बार भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। पिछली बार ये आयोजित हुआ था बिहार में, बिहार के राजगीर में नालंदा में हुआ था। ठीक है, तो 2012 से शुरू हुआ है, इस बार 7वां संस्करण था, भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। 15 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा लिए। ठीक, पहला वाला पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सांची यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित किया गया था 2012। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज हुई? तो अभी आंध्र प्रदेश में 13वीं शताब्दी के मंदिरों की खोज की गई है और ये कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के पुष्पगिरी क्षेत्र में खोजा गया है। बताया जा रहा है कि ये काकतीय वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि उस टाइम काकतीय वंश का शासन हुआ करता था, जिनकी राजधानी वल्लूर हुआ करती थी 13वीं शताब्दी में। तो ये कायस्थ राजाओं ने बनाया था और पुष्पाचल नाम से एक पहाड़ी है वहां पर, वहीं पर ये पाया गया। वहां पर वैसे बहुत सारे ऐसे मंदिरें हैं, चिन्नाकेशव, उमा महेश्वर, रुद्रपद, विष्णुपद, त्रिकेतुश्वर, वैद्यनाथ, सुब्रमण्य, बिंगेश्वर, दुर्गा देवी, इनको समर्पित बहुत सारे वहां पर मंदिरें हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हरिहर क्षेत्र कहा जाता है। वहीं पर एक और मंदिर अभी मिला है। ठीक है, अगला, क्वाड मंत्रियों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजन की गई अभी कहां पर? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक थी। इस बार क्वाड की मेजबानी भारत कर रहा है। क्वाड बेसिकली 4 देशों से मिलकर के बना एक संगठन है। ये 4 देश कौन कौन से हैं? भारत है इसमें, जापान है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 4 देश मिल करके एक संगठन बनाए हैं क्वाड, चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो इसी की अभी बैठक थी नई दिल्ली में, ये बैठक आयोजित हुई। ये फॉरेन मिनिस्टर की बैठक थी। तो यहाँ पर एस जयशंकर जी आपको दिख जाएंगे जो इसमें हिस्सा लिए। वैसे अभी कुछ दिन पहले रायसीना डायलॉग भी हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, रायसीना डायलॉग भारत में ही होता है, जिसमें मैंने आपको बताया इटली की जो प्रधानमंत्री हैं वो आई थी। ठीक है, एज ए चीफ गेस्ट। अध्यक्षता एस जयशंकर जी ने की और क्वाड ग्रुप के बीच मालाबार सैन्य अभ्यास होता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम जन औषधि परियोजना ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो अभी हाल ही में डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और अश्विनी वैष्णव जी जो कि रेल मंत्री हैं, दोनों ने मिल करके पीएम जन औषधि परियोजना के नाम से एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अब इसके बारे में जानते हैं पूरा डिटेल में, पीएम जन औषधि परियोजना है क्या। बेसिकली देखो, जन औषधि इंग्लिश में अगर बोलें तो जेनरिक, जो जेनरिक मेडिसिन होता है, जेनरिक जरूर आप सुने होंगे। जेनरिक मेडिसिन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। मतलब इससे पूरा का पूरा प्रचार से ये ढका होगा ये ट्रेन। ठीक है, बेसिकली इस ट्रेन को छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी कहते हैं, लेकिन इस पर पूरा पूरा एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा जन औषधि का, जेनरिक दवाओं का, जिससे लोगों के बीच अवेयरनेस फैल सके। ठीक है, तो एक योजना चलाई गई थी 2008 में ही चलाई गई थी ये योजना। ठीक है, यूपीए की गवर्नमेंट के द्वारा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो उसी को अब प्रमोट किया जा रहा है जेनरिक मेडिसिन को ज्यादा से ज्यादा यूज कराने के लिए। ठीक है, जेनरिक मेडिसिन बेसिकली बहुत सस्ती दवाइयां होती हैं, फॉर्मूला क्योंकि सेम होता है, इस पर कोई ब्रांडिंग नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो नई दिल्ली में हरी झंडी दिखाई गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एल.एस. बालात्स्की को बेलारूस में 10 साल की जेल हुई। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है? तो एल.एस. बालियात्स्की दोस्तों ये बेलारूस के हैं और इनको अभी 2022 का ही नोबेल मिला था। मैंने आपको ट्रिक से याद भी करवाया था। तो ये नोबेल प्राइज पाए थे 2022 में। ठीक है, किसमें? शांति के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में। ठीक है, तो इनको अभी 10 साल की जेल हो गई है। क्यों? क्योंकि ये बेलारूस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, ये तो हैं एक्टिविस्ट ह्यूमन राइट्स के और वगैरह चीजों के, लेकिन चूंकि बेलारूस जो है आप जानते हो रसिया के पूरा फुल सपोर्ट में रहता है, तो इनको घेर लिया गया और 10 साल की सजा दे दी गई है। ये वियासना मानवाधिकार समूह के सह संस्थापक भी हैं। नोबेल पुरस्कार 2022 की अगर बात करें तो इस बार 2 संगठनों को और एक व्यक्ति को मिला था। व्यक्ति के रूप में यही थे एल.एस. बालियात्स्की जो कि बेलारूस के थे, और मेमोरियल नाम की एक एनजीओ है जो कि रसिया की है, रसिया की एनजीओ, इसको मिला था। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ये यूक्रेन का एक एनजीओ है, इसको मिला था।
तो इन तीनों को मिला था इस बार नोबेल पीस प्राइज। मैंने ट्रिक से आपको याद भी करवाया था। आप ट्रिक वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नोबेल प्राइज के जितने भी विजेता हैं सबको याद हो जाएगा। यहाँ पर मैं कार्ड भी छोड़ दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी वीडियो का लिंक। अगला, हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 इस बार भी उत्तराखंड में आयोजित किया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में, ऋषिकेश में ही हुआ था पिछली बार भी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव था ये, और इसमें बहुत सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स और जो धर्मगुरु और सब लोग हिस्सा लिए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। 1 मार्च से 7 मार्च तक ये आयोजित किया गया। पुष्कर सिंह धामी जो कि सीएम हैं कहाँ के, उत्तराखंड के, इन्होंने यहाँ पर शिरकत की, उद्घाटन भी किया, शुरुआत भी करी। ठीक है, तो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव याद रखिएगा, ऋषिकेश में आयोजित होता है और पूछा भी जाता है क्वेश्चन। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख पाओगे। अच्छा, अभी जोशीमठ आया था चर्चे में, जोशीमठ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जोशीमठ है यहाँ पर बहुत तेजी से धंस रही थी जमीनें। वैसे एक रिपोर्ट भी अभी इसरो की आई थी, इसको अभी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं फिलहाल। अगला क्वेश्चन, ये सारी चीजें जैसा कि मैंने आपको बताया डेली करंट अफेयर में आपको बहुत डिटेल में बताई जाती है, यहाँ पर समय के अभाव में पूरा सब कुछ नहीं बता सकता मैं। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर डोपिंग को लेकर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर लगाया गया 4 साल का प्रतिबंध। ठीक है, डोपिंग को लेकर के। ये हैं ऐश्वर्या बापू बापू ये हैं ऐश्वर्या बाबू, और इन पर 4 साल का लगा है बैन। ठीक है, एस्टेरॉइड, एनाबॉलिक एस्टेरॉइड पाया गया था इनने इसका सेवन किया था। फिलहाल इनको नाडा के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। एक मैंने नाडा बताया था, एक मैंने वाडा भी बताया था। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो 2005 में नाडा की स्थापना हुई थी, रितु सेन इसके अध्यक्ष हैं, और 1999 में हुआ था वाडा की स्थापना, और विटोल्ड बंका इसके अध्यक्ष हैं। नाडा जैसे भारत में जो एजेंसी है जो काम करती है डोपिंग के मामलों की जांच करती है, वही वाडा वर्ल्ड लेवल पर करती है। आगे, हाल ही में किस अदालत ने चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर फैसला सुनाया? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जो कि एक बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था ये फैसला। इसमें इन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कौन करेगा, ये डिसाइड करने के लिए कमेटी बैठेगी, और उस कमेटी में देखो कौन कौन होंगे। उस कमेटी में लोकसभा में विपक्ष के नेता जो होंगे वो रहेंगे, भारत के चीफ जस्टिस रहेंगे, इसके अलावा राष्ट्रपति रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, तो ये सब मिल करके एक कमेटी बनेगी, और वो कमेटी के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। तो जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता में एक संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। क्लियर है? आगे, लेकिन ये भी कहा है कि संसद के द्वारा ये कानून बनवाया जाए, पास कराया जाए, उसके बाद ही ये चीजें होंगी, क्योंकि चुनाव आयोग तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में करना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के कोर में 5वीं परत के अस्तित्व की पुष्टि की। यह परत किस धातु की बनी है? तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने बताया है कि अभी तक देखो जो हम लोग 4 परत जानते थे पृथ्वी की, इसमें उन्होंने कहा कि एक और है जो बॉल की तरह है, बिल्कुल बॉल की तरह है। ठीक है, और पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में है, और ये बहुत ज्यादा इसका घनत्व है, बहुत ज्यादा सघन में है। ये भी लोहा और निकल की ही बनी है, लेकिन बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है। यहाँ पर इन्होंने देखिए, यहाँ पर आर्टिकल देख पाएंगे, विद इन अर्थ इनर कोर में लर्क इन इनर मोस्ट 5th लेयर, 5वीं इनर मोस्ट लेयर के बारे में बताया है। इसको आपको डेली करंट अफेयर में बढ़िया समझाया गया था। तो ये जो 4 लेयर अभी तक हम लोग जानते थे ना, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, अब इसमें इनर मोस्ट कोर के बारे में बात करी गई है, जो बिल्कुल एक बॉल की तरह होगा। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर होगा इनर मोस्ट कोर। ओके, आगे देखते हैं। तो ये जनरल नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुए अध्ययन के अनुसार है, जो कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला, हाल ही में मऊगंज को मध्य प्रदेश का नया जिला बनाया गया। यह मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बना? ये मध्य प्रदेश का बना है 53वां जिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज होगा। ठीक है, और ये रीवा से अलग हुआ है। रीवा, जो लोग गए होंगे मैहर माता दर्शन करने, उनको पता होगा रीवा जिला के बारे में। तो वहीं से अलग हुआ है मऊगंज, ये पहले तहसील हुआ करती थी, इसको अलग करके 53वां जिला बना दिया गया है। ठीक है, 4 मार्च 2023 से। अगला देखते हैं, 54 वर्ष बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ये ट्रॉफी जीत ली है इस बार कर्नाटका ने, संतोष ट्रॉफी। ये किससे संबंधित खेल है? ये फुटबॉल से संबंधित खेल है, और इसकी चैंपियन इस बार बनी है कर्नाटक 54 सालों के बाद।
हालांकि कर्नाटक इससे पहले भी जीत चुकी है, इससे पहले 3 बार जीत चुकी है, ये इस बार की चौथी ट्रॉफी है इनकी। लेकिन मेघालय को हरा करके ये काफी वर्षों के बाद, 54 वर्षों के बाद ये जीत पाए हैं। फिलहाल मेघालय को 3-2 से हराए, 76वां इसका संस्करण था। संतोष ट्रॉफी का जो टाइटल स्पॉन्सर होता है वो हीरो होता है, इसलिए कभी कभी आपको हीरो संतोष ट्रॉफी देखने को मिल जाएगा। ठीक, अगला, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसे मिला? ये खिताब भी मिल गया है मीराबाई चानू को। देखो पिछली बार भी यही जीती थी, 2021 का भी यही जीती थी और 2022 का भी जीत गई। तो लगातार 2 बार बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन बनने वाली भी ये बन गई पहली खिलाड़ी महिला। ठीक है, इसके अलावा बीबीसी के जो पुरस्कार दिए गए उसमें बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर भाविना पटेल को दिया गया, बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रीतम सिवाच को दिया गया, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नीतू घनघस को दिया गया। मीराबाई चानू मणिपुर से आती हैं, मणिपुर से आती हैं, इनका पूरा नाम है सफरोम मीराबाई चानू। आपको याद होगा कि ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर दिलाया था और पहला मेडल ओलंपिक में भारत को इन्होंने ही दिलाया था 2020 वाले में, ठीक है, सिल्वर मेडल के रूप में। इसके बाद कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड जीता था भारत के लिए। मणिपुर के रहने वाली हैं, याद रखना। आगे, किस राज्य के राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर। देखो जो क्रैश बैरियर होता है ना, वो कुछ इस प्रकार से होता है, जो आप रोड पर चलते हो तो साइड साइड में एक लगा रहता है बैरियर, उसे क्रैश बैरियर कहते हैं। मतलब कोई अगर गाड़ी या कुछ भी दुर्घटना का शिकार हो तो वो रोड के बाहर गड्ढे में ना गिरे, वहीं पर रोड पर ही रह जाए। ठीक है, तो ये बांस का बनाया गया है और ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि बांस का बनाया गया हो। अब ऐसा वैसा बांस नहीं है, ये एक स्पेशल बांस की प्रजाति होती है, बम्बूसा बाल्कोआ बांस। ठीक है, जो कि काफी मजबूत पाए जाते हैं। इसको वैसे नाम दिया गया है बाहुबली। ठीक है, इस बांस क्रैश बैरियर को नाम दिया गया है बाहुबली। तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर ये स्थापित किया गया है, लगाया गया है। बाकायदे इसका परीक्षण खूब हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर लगाया गया है, ऐसे ही नहीं लगा दिया गया है। तो टेस्टिंग हुई है, रिसाइकलिंग वैल्यू भी इसको अच्छी खासी मिल जाती है। स्टील बैरियर को उतना रिसाइकलिंग वैल्यू नहीं मिलती है, इसको अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओडिशा के किस जिले में सोने का भंडार पाया गया? तो अभी ओडिशा के जिले में 3 जिलों में सोने का भंडार की पुष्टि हुई है, देवगढ़, क्योंझोर, मयूरभंज। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर वाली न्यूज अभी आई ही थी और जिसमें लिथियम का भंडार मिला था 59 लाख टन का। ठीक है, लेकिन अभी देखो एक और गुड न्यूज आ गई, सोने का भंडार मिला है। हालांकि ये कितना है कैसा है ये तो अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी मात्रा में पाया गया है। इसको भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा है, जिसने अभी जम्मू कश्मीर में लिथियम के 59 लाख टन का भंडार पाया था। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1851 में स्थापना हुई थी, कोलकाता में हेडक्वार्टर है। एस राजू इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। क्लियर। अगला है, हाल ही में भारत का नया लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए किसे नियुक्त किया गया? तो सीजीए जो होता है वो होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। एक आपने कैग भी सुना होगा, अब इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सीजीए भारत के नए नियुक्त किए गए हैं एसएस दुबे। एसएस दुबे ये भारत के 28वें नंबर के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होंगे। ठीक है, यानी 28वें नंबर के सीजीए होंगे और 1989 बैच के ये अधिकारी हैं। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा लेखा अधिकारी हैं। तो फिलहाल अगर इनके बारे में बात करें तो जो सीजीए होता है ये केंद्र सरकार के लेखा मामलों का प्रमुख सलाहकार माना जाता है। ठीक है, ये केंद्र सरकार के खातों को मैनेज करना, जमा कितना हो रहा है, कितना राजकोष को कैसे नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, ये सब कुछ आंतरिक लेखा जोखा यही करता है। ठीक है, एक होता है कैग। कैग क्या होता है? कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका काम ये होता है कि जो भी संसद के द्वारा पैसे खर्च किए जाने हैं, जो राजस्व का खर्च किया जाना है, उसका ऑडिट करना। ऑडिट मतलब कि लेखा जोखा करना कि कितना खर्च हुआ, किन किन जगहों पर खर्च हुआ, किस किस कारणों से खर्च हुआ और कहाँ पर खर्च नहीं हो रहा है और कहाँ पर भ्रष्टाचार वगैरह हो रहा है, ये सारा कुछ ये देखता है लेखा जोखा। मतलब इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है। वर्तमान में कैग कौन है? तो आप बताएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये वर्तमान में भारत के कैग हैं। ठीक है, अभी इन्हें आपको याद होगा आईएलओ के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व में जेनेवा में जो हेडक्वार्टर है जिसका, जहां पर वहां पर लेखा महानियंत्रक के रूप में इनको बाह्य लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था। फिलहाल एसएस दुबे का नाम आप याद रखेंगे एज ए सीजीए। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन कहां पर किया गया?
तो फ्रिंजेक्स अभ्यास हुआ केरल में। ये देखो आप फ्रिंजेक्स को आप देखोगे ना, एफ आर से होता है फ्रांस, आई एन से इंडिया और जे से मतलब ज्वाइंट और ई एक्स से मतलब एक्सरसाइज। तो फ्रांस और इंडिया के बीच में ये ज्वाइंट एक्सरसाइज था जो कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अभी आयोजित किया गया। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग, तिरुवनंतपुरम में ये हुआ। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में और कौन कौन से अभ्यास होते हैं? वरुण होता है, गरुण होता है, शक्ति होता है और ये फ्रिंजेक्स, ये चार आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और जो अभी पिछले दिनों में हुए थे, जैसे त्रिशाकरी प्रहार, ये भारतीय सेना के बीच में ही हुआ था। भारतीय सेना ने एक अपना घरेलू अभ्यास किया था उत्तर बंगाल में। चक्रवात वन, ये भारत और मिस्र के बीच में हुआ उदयपुर राजस्थान में। काजिंद, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ मेघालय के उमरेई में। ये देखो काजिंद भी आप ऐसे लिखोगे काजिंद, ठीक है ना, तो काजिंद में भी आपको मिल जाएगा कजाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, संगम, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ गोवा में। आगे, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में वीडेम नाम की एक संस्था है, उसने एक अलग से चुनावी लोकतंत्र सूचकांक लॉन्च किया है और इसमें बताया है भारत को 108वें नंबर पर। ठीक है, एक आता है EIU के द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, जिसमें भारत आ गया है 46वें स्थान पर। ठीक है, जिसमें नॉर्वे प्रथम पर है। ये वाला इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर चुनावी लोकतंत्र सूचकांक के बारे में वीडेम ने बताया है और वीडेम ने भारत को बहुत पीछे 108वें स्थान पर रखा हुआ है। यहाँ तक कि भारत तंजानिया, बोलिविया, मैक्सिको, सिंगापुर और नाइजीरिया जैसे देशों से भी बहुत पीछे रखा गया है। फिलहाल इसमें टॉप पर है डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, टॉप 3 है ये। आगे देखते हैं, हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया? तो दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। सेवलॉन इंडिया के द्वारा बनाया गया है। सेवलॉन कंपनी आप जानते ही हो, और ये हैंड वॉश से रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, हैंड वॉश वगैरह, साबुन वगैरह बनाती है। तो इसने हाथ धोने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सचिन तेंदुलकर के हाथों का यूज किया है एक ब्रांडिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, और कहा जा रहा है कि दुनिया के पहले ये हैंड एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो फिलहाल सेवलॉन के बारे में अगर बात करें तो ये ITC लिमिटेड के ही तहत इसी का एक ब्रांड है, इसी का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसके द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं। 2016 में से शुरू किया गया था। आगे, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI द्वारा जारी ASQ अवार्ड्स 2022 के अनुसार एशिया पैसिफिक रीजन में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का दर्जा किसे मिला? ये मिला है दोस्तों तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे को। अभी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, ASQ की यानी कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी की। तो इसमें सर्वेक्षण करके, ये सर्वे के माध्यम से ये पता किया गया कि 2 मिलियन से कम यात्रियों वाली एरिया में या एयरपोर्ट्स की संख्या में एशिया पैसिफिक की रीजन में टॉप पर कौन है? तो तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे का नाम आया, जो कि है तमिलनाडु में। अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन इरा, इस पुस्तक को किसने लिखा? इसको लिखा है P ज्योतिमणि ने और G बालन ने, दोनों ने मिलकर के लिखा है। तो उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर आप दोनों को देख पाएंगे। ठीक है, ये बुक रिलीज की गई है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस करके, गांधी इरा यानी कि गांधी युग के बारे में इसमें बताया गया है। P ज्योतिमणि जो है ये मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस रह चुके हैं और प्रोफेसर G बालन जो हैं ये तमिलनाडु के पचियप्पा कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर रह चुके हैं। ठीक है, आगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है दोस्तों। ये कब मनाया जाता है ये तो सबको याद रहता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल वीमेंस डे। लेकिन इसकी थीम बड़ी पूछी जाती है। इसकी थीम इस बार की क्या रखी गई है? इस बार की थीम थी डिजिट ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, 1911 से ही ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। महिलाओं की समानता को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आया है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कब? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को जब रेडियो दिवस होता है तब राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। अच्छा, बालिका दिवस भी एक है, बालिका दिवस। अब बालिका दिवस में एक तो राष्ट्रीय होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय के बारे में मैंने आपको बताया था ना 24 जनवरी को। 24 जनवरी को क्यों? क्योंकि इसी दिन 1966 में पहली बार इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को। कब? 11 अक्टूबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में अट्टुकल पोंगला उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया केरल में। अट्टुकल पोंगला, देखो एक होता है पोंगल महोत्सव, तो पोंगल जो मनाया जाता है ये तो तमिलनाडु का महोत्सव होता है। ये मकर संक्रांति के अवसर पर मनाते हैं जब जल्लीकट्टू होता है। जल्लीकट्टू भी बताया गया था ना आपको, बैल दौड़ प्रतियोगिता, जो बैल से लड़ने वाली जो प्रतियोगिता होती है, तो जल्लीकट्टू ये पोंगल पर होता है, ठीक है। लेकिन ये है अट्टुकल पोंगला। अट्टुकल पोंगला बेसिकली केरल में एक मंदिर में होने वाला अनुष्ठान है, एक महोत्सव है जहां पर महिलाएं इकट्ठा होती हैं। महिलाओं की ये दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभा मानी जाती है। इसने 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया था, जब 2.5 मिलियन महिलाओं ने भाग लिया था इसमें। अट्टुकल मंदिर में ये होता है, इसलिए इसे अट्टुकल पोंगला कहते हैं। अट्टुकल मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर ये भी केरल में ही है, और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर अविवाहित महिलाएं नहीं जाती हैं, लेकिन सभी महिलाएं, सभी प्रकार की महिलाएं कहां पर जाती हैं? अट्टुकल मंदिर में जाती हैं, इसलिए यहाँ पर महिलाओं का सबरीमाला इसे कहा जाता है। दोनों ही मंदिर केरल में है और दोनों ही मंदिर बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीत लिया है शिप्रा दास ने। अभी राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार दिए गए, 8वां संस्करण इसका था, दिया गया ये, और इसमें कई प्रकार के अवार्ड दिए गए, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि मिला शिप्रा दास को, 3 लाख रुपए का ये कैश प्राइज पाई। प्रोफेसर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड, प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड शशि कुमार रामचंद्रन को मिला, 1 लाख कैश प्राइज। एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अरुण साहर को मिला 75,000 रुपए की कैश प्राइज के साथ, ठीक है। डॉक्टर एल मुरुगन ने दिया है ये अवार्ड, जो कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं। अगला, हाल ही में किस देश में फाइलुरस फेम्ब्रिएट्स नामक छिपकली की एक नई प्रजाति पाई गई? ये पाई गई है ऑस्ट्रेलिया में। फाइलुरस फेम्ब्रिएटस ये छिपकली की एक नई प्रजाति है जो कुछ इस तरह से दिखती है, और ये विलुप्त हो गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक निर्जन क्वींसलैंड द्वीप पर यह खोजी गई है। लंबाई इसकी 15 सेंटीमीटर मापी गई है। पत्ती के आकार की पूंछ और चोंच वाला चेहरा इसका होता है। ये छिपकली की एक नई प्रजाति है, और जो नई नई प्रजातियों की जो खोज होती हैं वो साइंस वाले सेक्शन में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एसएससी खास करके ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत पूछता है। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 2014-15 की तुलना में 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितनी गुनी हो गई? तो अभी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि पर कैपिटा इनकम के मामले में 2014-15 से 2022-23 में इंडियन सिटीजन्स की जो पर कैपिटा इनकम है वो जस्ट डबल हो गई है। लेकिन पर कैपिटा इनकम डबल होने का मतलब ये नहीं है कि हर गरीब की, हर एक व्यक्ति की जो इनकम है वो डबल हो गई है। देखो, पर कैपिटा इनकम जो काउंट किया जाता है वो काउंट किया जाता है टोटल कितना जीडीपी है, कितना उस देश का संपत्ति है, और उसकी जनसंख्या को डिवाइड कर दो उससे, ठीक है। उसकी जनसंख्या से जब डिवाइड किया जाता है, जैसे मान लो कि पर कैपिटा इनकम एक, जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, मान लीजिए पर कैपिटा इनकम जो है ये 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, तो और जनसंख्या मान लो कहीं पर 1,000 है, तो पर व्यक्ति आय अगर निकाला गया तो यानी कि हर एक व्यक्ति के पास 10 रुपए है, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक 1,000 व्यक्तियों में हर एक के पास 10-10 रुपए है, नहीं। किसी के पास हो सकता है 100 रुपए हो, किसी के पास हो सकता है कि 1 भी रुपए ना हो या 1 रुपए हो, ठीक है। तो ऐसे ही है, जैसे भारत में अंबानी हुए, अडानी हुए, और ये रतन टाटा हुए, मतलब बहुत सारे अमीर अमीर व्यक्ति भी हैं और बहुत सारे गरीब गरीब व्यक्ति हैं, हम जैसे लोग, ठीक है। तो फिर लेकिन ओवरऑल जो एवरेज मिलाया जाता है उसके मामले में यहाँ पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है। अब देखो, इसको डिटेल में इसलिए बताना पड़ा क्योंकि डेली करंट अफेयर में मैंने जब इसको आपको यहाँ से समझाया था तो बहुत लोग ये कहे कि गरीबी तो अभी भी है, मतलब ऐसा डबल हुआ गया है, ये झूठी रिपोर्ट है, ऐसा वैसा। तो देखो, ये गरीबी अभी है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बात है। ये गरीबी नहीं दर्शाती है, गरीबी अमीरी नहीं दर्शाती है, ये दर्शाती है कि जीडीपी कितना बड़ी है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम से ये पता लगता है। तो यहाँ पर देखो, अभी अभी ये देख करके और चौंकोगे आप। यहाँ पर बताया गया है प्रति व्यक्ति आय 86,000 पहले थी, अब ये 1.972 लाख बढ़ गई है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की सालाना इनकम 1.72 लाख है। अब आप सोचोगे ये इतना रुपया तो कहाँ आता है, ठीक है। लेकिन देखो, यही है मामला कि ओवरऑल अगर देखेंगे ना तो ये आ रहा है रिपोर्ट। तो इसमें बहुत ज्यादा अमीर अमीर भी हैं, ठीक है, जिनके पास अंटालिया जैसे हाउस हैं, और बहुत गरीब गरीब हैं जो आज कुटिया और फुटपाथ पे भी रह रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज निकाल करके बताया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ये सब डाटा
एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ठीक है, अगला, वैसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन जारी करता है ये आंकड़े। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय या फिर राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? एनएसओ करता है। अगला, हाल ही में कतर का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो कतर के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं आमिर तमीम बिन हमद अल थानी। ठीक है, इनको नियुक्त किया है शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान अल थानी ने। ध्यान से देखिएगा, ये है नए प्रधानमंत्री और इनको नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, अल थानी को, नाम इन लोग का बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो शुरू वाला ही आपको याद रखना है ना, बाकी लास्ट वाला इनकी पदवी होती है, कह सकते हैं सरनेम होता है। तो यहाँ पर देखो, कतर के जो आमिर हैं, आमिर मतलब जो राष्ट्राध्यक्ष कह सकते हो, जैसे राष्ट्रपति होते हैं ना, वैसे राष्ट्राध्यक्ष होते हैं यहाँ पर, तो जो आमिर कहा जाता है उनको। तो आमिर जो यहाँ के थे शेख तमीम बिन हमद अल थानी, इन्होंने वहां के जो विदेश मंत्री थे शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, इनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। कतर की राजधानी दोहा होती है और मुद्रा कतरी रियाल होती है। अगला, हाल ही में कहां पर 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों आयोजित किया गया अभी गोवा में। 23वां संस्करण था कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस का। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस बिगिन इन गोवा। ठीक है, तो गोवा में ये शुरू हुआ है। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई जी ने इसका उद्घाटन किया है। 5 से 9 मार्च को आयोजित किया गया। 52 देशों से 500 प्रतिनिधि हिस्सा लिए। कॉमनवेल्थ की अगर बात करें, जिसे हम लोग हिंदी में राष्ट्रमंडल कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रमंडल अगर देख जाए तो कंफ्यूज मत होना, राष्ट्रमंडल जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी लंदन डिक्लेरेशन की अगर बात करें तो। मुख्यालय लंदन में है इसका और इसके सदस्य देश हैं 56। भारत भी इसका सदस्य देश है। कॉमनवेल्थ गेम्स भी अभी हुए थे 2022 में। ठीक है, कहां पर हुए थे? बर्मिंघम में, बर्मिंघम में हुए थे। भारत ने जीता था टोटल 61 मेडल, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 22 गोल्ड थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने प्रित्जकर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2023 जीता? ये पुरस्कार जीत लिया है डेविड चिप्परफील्ड ने। डेविड चिप्परफील्ड ने, देखो आप कैसे आ सकते हो, याद रख सकते हो, चिप्परफील्ड प्रित्जकर। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो, ये आधा आधा मिल रहा है ना आपको, मतलब आपको दिमाग में बैठाए रखना है, जिससे ऑप्शन देखो तो तुरंत नजर आ जाए आपको सही ऑप्शन कौन सा है। तो डेविड चिप्परफील्ड फिलहाल ब्रिटिश आर्किटेक्ट हैं, इन्होंने इस बार का प्रित्जकर पुरस्कार जीता है। प्रित्जकर पुरस्कार ये वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो याद रखना, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, प्रित्जकर पुरस्कार दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में, एबल पुरस्कार दिया जाता है मैथ के लिए, ऑस्कर दिया जाता है सिनेमा के लिए, ग्रैमी दिया जाता है संगीत के लिए, और नोबेल दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। आप सब जानते हो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्ञानपीठ दिया जाता है साहित्य के लिए, और ऐसे ही और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं। रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहते हैं। ठीक है, फिलहाल प्रित्जकर पुरस्कार ये 1979 से हयात फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है। अगला, मार्च 2023 में कुआलालंपुर में आसियान भारत व्यापार सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ? तो इसका था ये 5वां संस्करण, कुआलालंपुर में आसियान भारत का व्यापार संगठन। यहां पर आप देख पाओगे 5th आसियान इंक्लूसिव बिजनेस समिट ये आयोजित हुआ। कुआलालंपुर पड़ता है मलेशिया में। 6 मार्च को यह समिट हुआ। आसियान के सदस्य देश दोस्तों 10 हैं, लेकिन इसमें भारत नहीं है, इसलिए यहां पर लिखा दिख रहा है आपको 10 ये आसियान के देश प्लस 1 भारत। ठीक है, तो 10 1 हो गए 11, टोटल 11 देशों के बीच में ये हुआ। ठीक है, 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में, ये कुआलालंपुर नहीं रहेगा, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया पड़ती है। 10 देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। ये 10 देश भी आप याद रखेंगे। अगला, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजाना यूपीआई लेन देन 50% बढ़कर के कितना हो गया है? ये बढ़कर के हो गया है 36 करोड़ ट्रांजेक्शन पर डे। ध्यान रखिएगा, ये 36 करोड़ ट्रांजेक्शन हैं, मतलब ये 36 करोड़ रुपए नहीं भेजे जा रहे हैं, 36 करोड़ बार पर डे ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं यूपीआई के थ्रू। अब इसमें कोई 100 रुपए भेज रहा होगा, कोई 1000 रुपए भेज रहा होगा, कोई इसमें 10 रुपए या 20 रुपए भी भेज रहा होगा, किसी को दूध लेना है तो 10 रुपए का दूध ले रहा होगा। ठीक है, तो मतलब अगर टोटल देखा जाए तो ये और ज्यादा मात्रा में, रुपए की मात्रा में देखा जाए तो और ज्यादा है,
लेकिन 36 करोड़ ट्रांजेक्शन ये भी एक बहुत बड़ी मात्रा है, और वो भी 50% की वृद्धि देखी गई है पिछले एक साल में। फरवरी 2022 में ये 24 करोड़ था और 12 महीनों में ही 36 करोड़ ये आंकड़ा पार कर गया है। अब देखिए ये यहाँ पर मुद्रा लिखी गई है कि कितना ये हो गया है। अब ये लेन देन मूल्य के हिसाब से देखा जाए 6.27 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन पर डे हो रहा है ऑन एन एवरेज। ठीक है, पहले 5.36 लाख करोड़ था। ये है यूपीआई की ताकत, और इसीलिए यूपीआई को आज 11 से ज्यादा देश यूज कर रहे हैं और इसको और देशों में धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म भी बड़ा पूछा जाता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखिएगा। ये एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। एनपीसीआई बोले तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसने अपना भी एक यूपीआई ऐप भी लॉन्च किया था, भीम। भीम, ये सब मैं जो लिखते जा रहा हूं इसका सबका फुल फॉर्म पूछा गया है और पूछा जाता है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और भीम मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो ये है सबका फुल फॉर्म, याद रखना, पूछा जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा रेलवे का लोको पायलट बैच आया हुआ है, शताब्दी बैच है। जिन जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है इसको ज्वाइन करिए। इसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल रही हैं इतने कम दाम पर कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इसमें चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चीज बहुत ही डीपली पढ़ाया जा रहा है। साइंस में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, किस प्रकार से पूछी जा सकती हैं, ये पूरा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मेरे द्वारा सारी क्लासेस यहाँ पर ली जा रही हैं। ठीक है, और मैं खुद इस पोस्ट पर रह चुका हूँ, तो आपको एंड तक पूरा पूरा गाइड करूंगा अच्छे से। शताब्दी बैच में क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है लोको पायलट के लिए, ये सारा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा यहाँ पर। मैथ, रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर, साइंस, सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कंप्लीट बैच है ये। ठीक है, तो फ्री के लिए तो आप इसको ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एमजेटी ऐप से जाकर के। एमजेटी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप सपोर्ट भी है आपके पास। अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर आप सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, और आपकी पूरी सुविधा की जाएगी। कोई भी अगर जरूरी जानकारी चाहिए, इससे रिगार्डिंग और डिटेल चाहिए, तो आप इस पर व्हाट्सएप करिएगा, आपकी मदद की जाएगी। अगला, हाल ही में किस राज्य में भूमचू उत्सव मनाया गया? तो भूमचू उत्सव अभी मनाया गया सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम का ये महत्वपूर्ण उत्सव होता है। यहाँ पर आप देख पाओगे भूमचू फेस्टिवल, ये सिक्किम में आयोजित किया गया, वर्ल्ड पीस को लेकर के होता है। देखो, जहां पर भी ये बौद्ध लोग, ठीक है, तिब्बती लोग, ये सभी शामिल होते हैं, इनका कोई महोत्सव मनाया जाता है, तो ये किसी न किसी मठ में मनाया जाता है, पहली चीज। और दूसरा, ये विश्व शांति को लेकर के मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा किस उद्देश्य से मनाया जा रहा है, तो विश्व शांति को लेकर के। ये लोग विश्व में शांति को ही लेकर के बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। तो ये किस मठ में मनाया जाता है? तासीदिंग मठ में। कब? तासीदिंग मठ में। तो ये तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के 14वें दिन शुरू होता है और 2 दिन तक मनाया जाता है। एक होता है लोसर महोत्सव। लोसर फेस्टिवल मैंने आपको बताया था। लोसर महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। लद्दाख में ये तिब्बतीय नववर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तिब्बतीय लोगों का नववर्ष होता है। अच्छा, सिक्किम की बात करें तो 16 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। एक नए राज्य के रूप में ये भारत से जुड़ा था। एक्चुअली में 36वें संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य ये बना था भारत का। कुछ और महोत्सव भी आयोजित हुए हैं जिनका रिवीजन कर लेते हैं। हाल फिलहाल में पिछले महीनों में ये चर्चे में आए हैं। आगरा में बाजरा महोत्सव मनाया गया। आगरा बाजरा आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हो। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ। ठीक है, ऋषिकेश में लोग योगा करने के लिए कहां पर जाना चाहते हैं? पहाड़ियों में जाना चाहते हैं। ठीक है, ऋषिकेश में गए, उत्तराखंड में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप याद रखेंगे। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव ये असम में हुआ। बोडोलैंड को लेकर के, बोडोलैंड बेसिकली एक ऐसा रीजन है जहां पर 5 जिलों का क्षेत्र पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। उन जिलों को बोडोलैंड कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर बोडो जनजाति ज्यादा पाई जाती है, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये पहला संस्करण बनाया गया था। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव ये महाराष्ट्र में हुआ। 7 सालों के बाद ये आयोजित हुआ था। एलोरा और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। बारिसू कन्नड़ दिमावा महोत्सव ये दिल्ली में मनाया गया। दिल्ली में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। कर्नाटक की संस्कृति, कल्चर, इतिहास, इस सबको प्रोत्साहित करने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए इसके बारे में। काला घोड़ा कला महोत्सव ये मुंबई में मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष। आगे, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व किडनी दिवस इस बार मनाया गया 9 मार्च में। इस बार क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये हर साल अलग अलग डेट को पड़ता है। 2023 में पड़ा था ये 9 मार्च को। प्रत्येक वर्ष ये मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, दूसरे थर्सडे को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार पड़ा था 9 मार्च को। इसकी थीम रखी गई है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। क्या? किडनी हेल्थ फॉर ऑल।
अच्छा, ये तो किडनी है, किडनी को हिंदी में कहते हैं गुर्दा। क्या कहते हैं? गुर्दा। ठीक है। और एक होता है यकृत, यकृत यानी लीवर। तो लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में ये किडनी को लीवर, लीवर को किडनी बोल देते हैं। ठीक है, अलग अलग है दोनों। अगला, हाल ही में किसे नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो नेपाल के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं रामचंद्र पौडेल। ये नए प्रेसिडेंट होंगे। किसके जगह पर आए हैं? विद्या देवी भंडारी की जगह पर आए हैं। ठीक है, पहले विद्या देवी भंडारी थी, आपको सबको पता है, बहुत दिनों से थी ये। ठीक है, तो ये रामचंद्र पौडेल नए यहाँ के प्रेसिडेंट होंगे। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कुमार दहल है। राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है। और राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद का नाम होता है। बाकी सारी चीजें जरूरी नहीं है जानना। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टिलिटी, इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों डॉक्टर कर्ण सिंह जी के द्वारा। यहाँ पर आप आर्टिकल देखोगे, वीपी रिलीज कर्ण सिंह बुक ऑन मुंडका उपनिषद। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने इसे रिलीज किया, इसका विमोचन किया है। कर्ण सिंह की ये पुस्तक है। अब ये कर्ण सिंह है कौन? कर्ण सिंह आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर में अंतिम जो शासक थे महाराजा हरि सिंह, याद है ना, कि जो विलय करने के लिए शुरू में नहीं राजी हुए थे, उन्हीं के ये बेटे हैं। ठीक है, उन्हीं के बेटे हैं कर्ण सिंह, और ये भी सांसद रह चुके हैं। ठीक है, भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, दार्शनिक भी हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है। अगला, हाल ही में अमेरिका ने इसरो को कौन सा उपग्रह सौंपा? तो अमेरिका ने इसरो को अभी निसार उपग्रह सौंपा है। बेसिकली नासा ने ये सौंपा है, कहेंगे ज्यादा ठीक होगा। हालांकि नासा अमेरिका की ही स्पेस एजेंसी है, सरकारी है। निसार जो है, इसका मतलब होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसके बारे में कई बार जिक्र किया है मैंने कि नासा और इसरो मिल करके एक सिंथेटिक अपर्चर रडार, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। तो नासा इसका 95% काम कर चुका है, मतलब इसमें फंडिंग भी किया है और उसके बाद बाकी चीजें कर दिया है। और उसके बाद इसरो के पास भेजा है। इसरो इसको लॉन्च करेगा। देखो, बनाया नासा ने, लॉन्च करेगा इसरो। ठीक है, तो यूएस ने हैंडओवर कर दिया है निसार सैटेलाइट को इसरो के पास। इसरो थोड़ा बहुत मोड़ा इसमें इधर उधर मेंटेनेंस करके उसके बाद इसे लॉन्च कर देगा अगले साल तक। बताया जा रहा है 2024 तक इसे लॉन्च करा जाएगा। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक, श्रीहरिकोटा में है। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस राज्य को वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा निवेश मिला है? तो एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र को पिछले वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है। हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है आपके सामने, महाराष्ट्र मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन सेज 2022-2023 इकोनॉमिक सर्वे। तो 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ये बताया गया है कि महाराष्ट्र ने 3.57 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। एफडीआई के मामले में कर्नाटक टॉप पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई विदेशी संस्था, कंपनी या फिर कोई विदेशी व्यक्ति डायरेक्ट किसी के यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है देश में, तो उसे एफडीआई कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र यहाँ पर देख लो। वैसे देखो, ये देखो डेली करंट अफेयर में ना मैं आपको हर एक राज्य का जब भी क्वेश्चन में आता है तो सबके बारे में ऐसा पूरा डिटेल आपको बताता हूँ कि उसका जिलों की संख्या क्या है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीटें क्या है, मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्यपाल, वहाँ की झीलें, नेशनल पार्क, दर्रे, लोक नृत्य, चर्चित स्थल, किसी किसी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, सारा कुछ आपको बताया जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आपसे कि डेली करंट अफेयर जरूर फॉलो करो। अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो करते हो ना, तो समझ लो आप ना सिर्फ करंट अफेयर आपका तैयार होगा, बल्कि आप करंट अफेयर के मास्टर भी बन सकते हो। ठीक है, तो करंट अफेयर अगर आपको डिटेल और डीपली नॉलेज चाहिए, अगर आप चाहते हो कि कोई भी एग्जाम हो इंडिया का और उसमें आप बेहतरीन ढंग से प्रदर्शन कर सको, तो आप डेली करंट अफेयर को जरूर फॉलो करो। ठीक है, पर डे 10 क्वेश्चन बताया जाता है और एकदम बेहतरीन ढंग से बताया जाता है। तो आप डेली करंट अफेयर की वीडियो अगर कभी नहीं देखे हो तो एक बार जरूर देखना जरूर। ठीक है, अगला, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया गया? तो उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक गलियारा बनाया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक कॉरिडोर क्या है? इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बोले तो एक ऐसा कॉरिडोर होगा, एक ऐसा गलियारा होगा, यानी रास्ता होगा जहां पर जो ईवी व्हीकल्स चलते हैं, तो ईवी फ्रेंडली ये हाईवे होगा या गलियारा होगा। ईवी फ्रेंडली बोले तो क्या मतलब, जगह जगह पर वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स होंगे, चार्जिंग स्टेशन होंगे। ठीक है, तो उससे कहेंगे ईवी फ्रेंडली। तो ये देश का पहला ऐसा कॉरिडोर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक सुटेबल कॉरिडोर होगा।
ठीक है, और ये तीर्थ यात्रा के लिए है चूंकि कॉरिडोर, इसलिए इसे कहा जा रहा है कि देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा कॉरिडोर। 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला ये इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बन रहा है, चार धाम यात्रा मार्ग में ही बन रहा है। हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। तो आप सोचो कितने चार्जिंग पॉइंट्स हुए, लगभग यहाँ पर 30 चार्जिंग पॉइंट स्टेशन बनाए जाना है। अगला, यसोवांग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? यसोवांग महोत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मणिपुर में आयोजित होता है यसोवांग फेस्टिवल, इस बार भी मनाया गया। ये होली के अवसर पर ये लोग भी मनाते हैं। यहाँ की होली होती है, 5 दिवसीय होती है। यहाँ पर देखो एक डांस होता है, थाम्बल चोंगबा डांस, ये बहुत पूछा जाता है। थाम्बल चोंगबा नृत्य जो होता है ये कब होता है? यसोवांग उत्सव के अवसर पर होता है। या फिर कुछ इस प्रकार से पूछें, यसोवांग उत्सव जो मणिपुर में होली के अवसर पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है, उस पर मुख्य आकर्षण का केंद्र निम्न में से कौन सा नृत्य होता है? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप बताएंगे थाबल चोंगबा। ठीक है, क्वेश्चन आजकल इस हिसाब से ही पूछे जा रहे हैं। आपको ये बीच बीच वाली भी जानकारी याद रखनी है, केवल वन लाइनर पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। आगे, हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है इसमें 5वें स्थान पर। सिटी इंडेक्स ने ये रिपोर्ट जारी की है, इसमें बताया है कि दुनिया भर में सबसे अमीर जो महिला अरबपति हैं यानी बिलियनियर्स हैं, उसमें भारत है 5वें नंबर पर। भारत में टोटल 9 बिलियनियर हैं, ठीक है, महिलाओं में, ठीक है, महिला बिलियनियर यानी कि ऐसी महिलाएं जिनके पास अरब की संपत्ति है कम से कम। सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल जी हैं, जिनके पास 16.96 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। अमेरिका सबसे ज्यादा विमेन बिलियनियर वाला देश है, 92 विमेन यहाँ पर बिलियनियर हैं। सेकंड पर चाइना है 46 के साथ। आगे, हाल ही में किस राज्य से H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत की पहली मौत की रिपोर्ट सामने आई? H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ये तेजी से फैल रहा है दोस्तों पूरे भारत में। यहाँ पर अभी कर्नाटक से, हरियाणा से, यहाँ पर राज्यों से मौत के केसेस भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। कर्नाटक में पहले मौत की केस यहाँ पर देखने को मिली। आप देख पाओगे, आर्टिकल है इंडिया रिपोर्ट फर्स्ट H3N2 डेथ, 1 ईच फ्रॉम कर्नाटका एंड हरियाणा। कर्नाटक से सबसे पहली मौत की रिपोर्ट आई इस वायरस के बाद, इस वायरस की वजह से। तो जब मैंने ये आर्टिकल आपको पढ़ाया था तब 90 से ज्यादा केसेस आ चुके थे। हालांकि ये केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा जगहों पर तो भी चेकअप भी नहीं हुआ है, तो मतलब संख्या और ज्यादा है। फिलहाल 82 वर्ष के हीरे गौड़ा थे और वो इस वायरस की वजह से जाने वाले पहले व्यक्ति बने। अगला है, हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की है थाईलैंड ने। थाईलैंड में अभी 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तर की बैठक हुई। हालांकि ये बैठक ऑनलाइन ही हुई, इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, बैंकॉक समिट के नाम से भी इसे जाना जा रहा है। बिम्स्टेक की ये समिट थी। बिम्स्टेक क्या होता है पहले इसको समझो। बिम्स्टेक मतलब एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, वैसे इसका मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये 7 ऐसे एशियाई देशों का समूह है जो बे ऑफ बंगाल के आसपास पड़ते हैं, बंगाल की खाड़ी के आसपास पड़ते हैं। जैसे उसमें बांग्लादेश हो गया, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो इसका हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। स्थापना 1997 में करी गई थी। महासचिव वर्तमान में है तेंजिंग लेकफेल जो कि है भूटान के। अच्छा, बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। तो भारत के जो विदेश राज्य मंत्री हैं राजकुमार रंजन सिंह, ये भारत को रिप्रेजेंट किए इस समिट में। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ही थी लेकिन थाईलैंड ने अध्यक्षता की थी। अगला, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है हुबली। हुबली दोस्तों ये पड़ता है कर्नाटक में। कर्नाटक में हुबली पड़ता है, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसकी लंबाई टोटल है 1505 मीटर की। अभी तक जो था वो था गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म था वो 1367.67 मीटर का था, ठीक है, लेकिन अब इससे बड़ा ये बन गया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी वहां जाकर के इसका इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पड़ता है हुबली स्टेशन। क्लियर? या अच्छा, एक ही साथ इन्होंने एक और काम किया कि देश का पहला ग्रीन आईआईटी यानी कि हरित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़ का भी उद्घाटन किया, ग्रीन आईआईटी धारवाड़। अगला, हाल ही में किस राज्य के जिले रुद्रप्रयाग और टेहरी भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर रहे? तो
इसरो ने एक रिपोर्ट जारी करके सबको बताया कि उत्तराखंड का जो 2 जिला है, रुद्रप्रयाग और टिहरी, ये भूस्खलन के मामले में सबसे खतरनाक स्थिति में है। इसरो ने सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से पिछले 20 वर्षों का डाटा कलेक्ट किया और उसके बाद बताया कि भूस्खलन यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं और ये जो है ये डेंजर जोन में है, डेंजर स्थिति में है। 1998 से 2022 के बीच में ये डाटा कलेक्ट किया गया है। 80,000 से ज्यादा भूस्खलनों का ये डाटाबेस है। भूस्खलन मतलब जब जमीन का धंसना या जमीन का टूटना, ठीक है, पहाड़ जो टूट करके गिरते हैं वो सब। अगला, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्कर अवार्ड से इस बार 2 खुशियां आई। 2 भारतीय फिल्मों को अवार्ड मिले ऑस्कर इस बार, जिसमें एक को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में मिला और एक को मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए। तो यहाँ पर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए पूछा गया है, तो याद रखना नाटू नाटू जो सॉन्ग है, जो कि आरआरआर का, आरआरआर जो फिल्म बनी थी, ठीक है, एस.एस. राजामौली की, तो उस फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग को ये ऑस्कर मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में। और वहीं एक और अवार्ड जो मिला है वो मिला है द एलिफेंट विस्परर के लिए, ठीक है, एलिफेंट विस्परर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म चुना गया है। 95वां संस्करण था ये एकेडमी अवार्ड का और इसमें बाकी अगर अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट फिल्म इस बार चुनी गई है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। याद रखना पिछली बार कोडा को बेस्ट फिल्म चुना गया था, ठीक है, कोडा मूवी को, और इस बार एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर, बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल यो, बेस्ट डायरेक्टर डेनियल क्वान और डेनियल स्केंट को। ये ऑस्कर अवार्ड की बात हो रही है। ऑस्कर अवार्ड को ही एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ये सिनेमा का अवार्ड होता है, सबसे बड़ा। 95वां संस्करण था इसका। अच्छा, भारत में अगर ऑस्कर और विजेताओं की बात करें तो भारत के किन किन भारतीयों ने जीता है अभी तक? भानु अथैया ने सबसे पहले जीता था 1982 में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। सत्यजीत रे को 1992 में मिला था। फिर रेसुल पुकट्टी को, गुलजार को, ए.आर. रहमान को 2009 में जय हो के लिए। फिर कार्तिकी गोंसाल्विस और गुनीत मोंगा जो इस बार पाई हैं द एलिफेंट विस्परर के लिए, ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री वाला, आरआरआर के नाटू नाटू सॉन्ग को। ये दोनों इस बार के। अगला, हाल ही में पीएम मोदी ने कितने किलोमीटर लंबे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी कर्नाटक में ही बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे परियोजना का भी उद्घाटन किया। 118 किलोमीटर ये लंबी परियोजना थी। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है कि बेंगलुरु से मैसूर का अब दूरी जो है ये 75 मिनट में हो जाएगी, ठीक है, समय घट जाएगा। पहले ये 3 से 4 घंटे का हुआ करता था। तो 118-19 किलोमीटर का ये बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे है। 8,480 करोड़ से बना हुआ है। कर्नाटक के मांड्या जिले में इन्होंने उद्घाटन किया है इस परियोजना का। अगला, प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किस रचना के लिए 32वां व्यास सम्मान मिला? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यास सम्मान बहुत पूछा जाता है। तो 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला इस बार। इनकी रचना पागल खाना के लिए मिला है, ठीक है, किसके लिए? पागल खाना के लिए। देखो अब आपको याद कैसे करना है। ये हैं ज्ञान चक्रवर्ती, ज्ञान चतुर्वेदी हैं, चतुर्वेदी। तो जब ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो क्या हो जाता है व्यक्ति? पागल हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बस बोल करके याद रखना कि ज्यादा ज्ञान हो गया तो मतलब पागल हो गया, ठीक है। तो पागल खाना, पागल खाने में चला गया, ठीक है। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से शुरुआत की गई है और व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान या फिर कहें कि एक और होता है बिहारी पुरस्कार, ये सब 1991 में शुरू किया गया है। 4 लाख की कैश प्राइज को दी जाती है विजेताओं को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। 2015 में इनको पद्मश्री मिला था। हाल ही में किस देश ने सोलो ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगाया? तो अभी हाल ही में नेपाल ने अपने देश में सोलो ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सोलो ट्रैकिंग बोले तो ऐसी ट्रैकिंग जिसमें आप अकेले जाना चाहते हो ट्रैकिंग पर, ठीक है। ट्रैकिंग क्या होता है, जैसे बहुत सारे जो एडवेंचरस जगहों पर लोग जाना चाहते हैं ना, तो नेपाल में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। लोग पहाड़ों पर जाते हैं, घाटियों में जाते हैं, वादियों में जाते हैं, ठीक है, वहां पर घूमने के लिए। तो सोलो ट्रैकिंग होती थी कि मतलब टिकट लिए और खुद से ही निकल पड़े। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती थी, कभी कभी रास्ता भटक जाते थे या फिर कोई दुर्घटना हो जाती थी या फिर उनके साथ कुछ गलत हो जाते थे, कोई छीना झपटी हो जाती थी, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए नेपाल ने क्या किया कि सोलो ट्रैकिंग पर बैन लगा दिया, पहला चीज। दूसरा, एक गाइड अनिवार्य कर दिया कि साथ में एक गाइड को ले जाना अनिवार्य होगा। और तीसरा एक काम इन्होंने किया
कि एक टिम्स टिकट लेना पड़ता है ना, टिम्स नाम का एक पास लेना पड़ता है, वो टिम्स पास की प्राइस मनी भी डबल कर दी। ठीक है, 2,000 रुपए कर दी सभी लोगों के लिए। हालांकि ये सार्क देशों के लिए ये 1,000 रुपए कर दी गई है। 500 पहले थी, अब 1,000 कर दी गई है। सार्क सदस्य का हिस्सा इंडिया भी है, तो अगर आप भारतीय हो, जाना चाहते हो, 1,000 रुपए का ही टिकट लगेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी इस बार कर रहा है भारत, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एमसी मैरी कॉम को और फरहान अख्तर को। ए और बी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। मैरी कॉम तो समझ में आता है, चलो ये मुक्केबाज हैं, 6 बार की विश्व चैंपियन है। फरहान अख्तर क्यों? क्योंकि फरहान अख्तर की अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई थी, ठीक है, और बॉक्सिंग से ही रिलेटेड थी, तो उसकी वजह से इन्होंने भी काफी फेम हासिल किया था, तो इस वजह से इनको भी बना दिया गया है। ओवरऑल क्योंकि मकसद ये है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो महिला का हो रहा है, इसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बनाया गया है, आप आर्टिकल देख पाओगे, इन दोनों को बनाया गया है। याद रखना 15 से 26 मार्च के बीच में इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में हो रहा है आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो इसलिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। भारत इस बार कर रहा है मेजबानी। स्पॉन्सर कौन है? महिंद्रा। अगला, हाल ही में इसरो ने कितने साल पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स 1 को प्रशांत महासागर में गिराया? तो दोस्तों, इसरो ने अभी हाल ही में अपने 10 साल पुराने मेघा ट्रॉपिक्स 1 नाम का एक सैटेलाइट था, इसको महासागर में, प्रशांत महासागर में गिरा दिया है। क्यों गिराया है, इसके पीछे की कहानी समझिए। देखिए, एक्चुअल में एक संस्था है, यूएन की ही संस्था है, यूनाइटेड नेशन की ही, यूएनआईएडीसी। ये उन ग्रहों को, उन सैटेलाइट को ट्रैक करती है जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो अपना काम पूरा कर चुके हैं, जितने अवधि के लिए वो लॉन्च किए गए थे उतना टाइम पीरियड वो पूरा कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसे उपग्रहों को नजर रख करके उनकी एजेंसी से ये संपर्क करते हैं और कहते हैं भैया आप इसको गिरा दो, इससे पहले ये खुद से गिरे, आप इसको गिरा दो जिससे किसी की जान माल की हानि ना पहुंचे। तो यहां पर भी इसरो का ये जो उपग्रह लॉन्च किया गया था, जो 12 अक्टूबर 2011 को इसरो ने फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है सीएनईएस, इसके साथ मिलकर के लॉन्च किया था, ये 3 साल के लिए लॉन्च किया था, मौसम की जानकारी के लिए। लेकिन ये 10 साल से सेवाएं दे रहा था। मतलब देखो, इंडिया का ये प्रोडक्ट है, कितना अच्छा चलता है। 3 साल तक के लिए लॉन्च किया गया था, 10 साल तक सेवाएं दिया इसने। फिर जाकर के जब यूएनआईएडीसी ने कहा कि गिरा दो, तो फिर इसरो ने कहा ठीक है गिरा देते हैं, प्रशांत महासागर में गिरा दिया। अच्छा, डेली करंट अफेयर में जब मैं ये क्वेश्चन बताया था, तो कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे सर गिराया कैसे? तो देखो, गिराने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक दो तरीके उनमें से ये भी है मिसाइल अटैक। ठीक है, तो इसरो इसमें भी सक्षम है, स्पेस वार में भी इसरो आज के टाइम पर सक्षम है। इसरो स्पेस में भी सैटेलाइट को, किसी भी सैटेलाइट को टारगेट करके गिरा सकता है मिसाइल के माध्यम से। हालांकि इसको कई स्टेप्स में तोड़ करके धीरे धीरे करके प्रशांत महासागर में गिराया गया, जिससे आते आते भी ये जल करके घर्षण की वजह से खत्म हो जाए। नाम था मेगा ट्रॉपिक्स 1 या MT1, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आईक्यू एयर के द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में 2023 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो आईक्यू एयर ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कौन कौन से हैं। यहाँ पर आईक्यू एयर की वेबसाइट पर हूं मैं, और यहाँ पर आप पूरा लिस्ट देख पाओगे। सबसे, ये तो हालांकि सिटीज का है, इन्होंने सिटीज और कंट्रीज दोनों की लिस्ट बताई हुई है। तो कंट्रीज के मामले में भारत है 8वें स्थान पर। पहले स्थान पर है चैड, चैड नाम का एक देश है, ये पहले स्थान पर है। ठीक है, और 8वें स्थान पर भारत आ गया है। ये देशों की लिस्ट है। और सिटीज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जो है वो है लाहौर, दूसरे पर होटान है, और जो कि चाइना का शहर है, तीसरे पर भिवाड़ी है, चौथे पर है दिल्ली। याद रखना, इस बार दिल्ली और नई दिल्ली दोनों को अलग अलग रैंक किया गया है। क्यों? क्योंकि पिछली बार दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी आ गई थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा होगा कि भैया क्या कह रहे हो, यहाँ पर नई दिल्ली अलग है, दिल्ली अलग है। और दिल्ली जो है वो प्रदूषण के मामले में ज्यादा मतलब खराब ही स्थिति है उसकी, और नई दिल्ली थोड़ा साफ सुथरी है। ठीक है, तो आप छवि को बर्बाद कर रहे हो सबसे प्रदूषित राजधानी बनाकर के। आप इसको 2 पार्ट में सर्वे करो। यहाँ पर किया भी गया तो पता लगा कि ये चौथे स्थान पर है, और दिल्ली जो है ये, नई दिल्ली जो है ये 9वें स्थान पर है। ठीक है, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो 100 में से 66 शहर अपने भारत के ही हैं सबसे प्रदूषित के मामलों में। ठीक है, यहाँ पर टॉप 3 कंट्रीज को देख लो आप, चाड, इराक, पाकिस्तान, ये टॉप 3 है। शहरों में लाहौर, होटान और भिवाड़ी शहर ही ये टॉप 3। दिल्ली चौथे पर है, नई दिल्ली 9वें पर है।
दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पिछली बार 2021 की रिपोर्ट में यह था। ठीक, आईक्यू एयर जारी करता है, याद रखना 8वां सबसे प्रदूषित देश भारत है। क्लियर। यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंड में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उनका रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको इतने दिवस भी याद हो जाए। सभी दिवस को एक ही जगह ले लिया हूं, तो ये दिवस के अलावा 72 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। ये 1 मार्च 2014 से शुरू हुआ था। थीम थी इस बार सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, जिसकी थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को ही विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस बार 5वां संस्करण था। थीम थी इस बार जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। 8 मार्च को आप सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम याद रखिएगा डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। 8 मार्च को इस बार नो स्मोकिंग डे मनाया गया। प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, जिसे पाइस दिवस भी कहते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ऐसे ही ले लो 14 और तीसरा महीना, ठीक है, 14 तारीख और तीसरा महीना 14 मार्च, इसीलिए गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है रामानुजन जी की जयंती के अवसर पर। ठीक, तो ये तो थी दोस्तों इस मंथ की टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग बाकी के करंट अफेयर को देखेंगे। अच्छा, पार्ट 1 देख ही लियो हो, बाकी के महीनों को भी तो देख लो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में दिया गया है, प्लेलिस्ट पर जाओ, क्लिक करो और जाकर के बाकी महीनों की वीडियो देख लो। यकीन मानो करंट अफेयर आपका कहीं से भी बाहर से नहीं आएगा, 100% कवरेज होता है। और अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो, सारी वीडियोस देखते हो, तो आप निश्चित तौर से बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे अपने एग्जाम्स में, ठीक है। और इसकी क्विज वगैरह सब कुछ आपको दी ही जाती है, प्रोवाइड की ही जाती है। बाकी हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ से आप क्विज वगैरह सॉल्व कर सकते हो फ्री में। इसकी पीडीएफ क्विज वगैरह सब आपको मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। हमारा ये वीडियो कोर्स भी आया हुआ है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को ऐसी ही वीडियोज हमेशा पाने के लिए, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।